तो प्रस्तुत है आधी रात को आज़ादी अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट का भाग 10। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन ने भारत में जो 4 मास बिताए थे, उस दौरान उन्होंने जगमगाती सफलताओं का वर्ण किया था। चरम सफलता और प्रसिद्धि के क्षणों में ही व्यक्ति अगर हट जाए तो उसके सम्मान की सर्वाधिक रक्षा होती है। आगे भारत के सामने ऐसे रद्दी दिन आने जा रहे थे कि उस दौरान भारत में ही बने रहने पर माउंटबेटन दंपत्ति की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंच सकता था। इसके अलावा इसी तरह का प्रस्ताव जब तक जिन्ना की तरफ से भी न मिले, तब तक माउंटबेटन उस पद के साथ पूरा न्याय कर भी नहीं सकते थे। लेकिन मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहा वह मुसलमान नेता अपने राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर स्वयं बैठने की आकांक्षा को दबा नहीं पा रहा था। उस पद के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था और उसे मालूम था कि अब वह थोड़े ही दिनों का मेहमान है। उस नेता ने वायसरॉय को स्पष्ट बता दिया कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल वह स्वयं ही बनेगा। माउंटबेटन ने विरोध किया, लेकिन यह आपकी भूल होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इंग्लैंड की जो लोकतांत्रिक प्रणाली स्वीकारी गई है, उसमें राष्ट्र संचालन की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री पर केंद्रित होती हैं, न कि गवर्नर जनरल पर। गवर्नर जनरल का कार्यालय तो केवल सांकेतिक शक्तियों का स्वामी होता है। जिन्ना इस तर्क से प्रभावित न हुए। ठंडे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मैं बनूंगा और प्रधानमंत्री को वही करना होगा जो मैं कहूँ। किंतु नेहरू जी का प्रस्ताव इतना महान था कि उससे केवल माउंटबेटन का नहीं बल्कि संपूर्ण इंग्लैंड का सम्मान बढ़ जाता था। न केवल चर्चिल और इटली ने, बल्कि माउंटबेटन के दूर के भाई स्वयं महामना सम्राट ने भी संदेश भिजवाया कि नेहरू का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिन्ना ने भी इसका अनुमोदन किया, लेकिन इससे पहले कि माउंटबेटन हाँ कहें, एक और व्यक्ति की सहमति बल्कि आशीर्वाद मिलना आवश्यक था। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वह एक ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दें जिसने अपना जीवन ही युद्ध कौशल के विज्ञान पर न्यौछावर कर दिया हो। कितनी असंभव थी यह बात। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपनी लाक्षणिक आदर्शवादिता का परिचय देते हुए विश्व के सामने उस व्यक्ति का नाम उद्घाटित भी तो कर दिया था जिसे वह उस पद पर मनोनीत करना चाहते थे। वह अछूत कन्या जिसके हृदय में उदारता का सागर लहराता था, जो पवित्रता की साक्षात मूर्ति थी, जिसके आदर्श हीरे की कनी की तरह शुद्ध थे। तीव्र मतभेदों के बावजूद महात्मा गांधी और उनसे 30 साल छोटे उस एडमिरल के बीच कोमल भावनाओं के तंतु पैदा हो गए थे। गांधी ने माउंटबेटन को मंत्रमुग्ध कर लिया था। उनकी निखालीस विनोदप्रियता लॉर्ड माउंटबेटन के मन में बस गई थी। भारत में आगमन के साथ ही माउंटबेटन ने पहचान लिया था कि देश भर में जितने भी खद्दरधारी हैं, सब कमोबेश अमौलिक हैं। पूर्णतया मौलिक और शुद्ध अगर कोई है तो अकेले महात्मा गांधी। इसीलिए भारत के अंतिम वायसरॉय ने महात्मा की बातों को हमेशा गौर से, अत्यधिक खुले दिल से सुना था। प्रत्येक मुलाकात के साथ गांधी के प्रति उनका निजी स्नेह व सम्मान बढ़ता जा रहा था। गांधी स्वयं स्नेहशील व्यक्ति थे। माउंटबेटन की ऊष्मा को उन्होंने पहचान लिया था और ऊष्मा का उत्तर वह ऊष्मा से ही दे सकते थे। जुलाई की एक झुकती दोपहरी को वह व्यक्ति वायसरॉय के अध्ययन कक्ष में आया जिसने अंग्रेज़ों की जेलों में अनेक वर्ष गुजारे थे। वहाँ महात्मा गांधी ने वायसरॉय से आग्रह किया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का कांग्रेस का आमंत्रण उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। वायसरॉय के ही भाई भतीजों से जिस राष्ट्र को वापस प्राप्त करने में महात्मा गांधी को 35 वर्ष लग गए थे,
उसी राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान उसी वायसरॉय पर न्यौछावर करने के लिए महात्मा तैयार था। गांधी जी के शब्दों में माउंटबेटन के लिए व्यक्तिगत स्नेह का अतुल सागर लहरा रहा था। साथ साथ वे शब्द पूरी अंग्रेज जाति के लिए भी कम गौरव के नहीं थे। भावनाओं से आलोड़ित होकर माउंटबेटन ने महात्मा गांधी की ओर देखा, जिनका संक्षिप्त शरीर उस बड़ी सी कुर्सी में गायब सा हुआ जा रहा था। हमने इस व्यक्ति को जेलों में ठूंसा है, अपमानित किया है, निर्दयता से इसका मजाक उड़ाया है, हमने इसकी उपेक्षा भी की है, वायसरॉय ने सोचा। इसके बावजूद इस आदमी का बड़प्पन तो देखो कि यह मुझे किस हद तक सम्मानित कर रहा है। माउंटबेटन की पलकें भीग आईं। आभार से दबे स्वर में उन्होंने गांधी जी को धन्यवाद दिया। इसके उत्तर में गांधी जी ने धीमे से सिर हिलाया और कथन आगे चलाया। दुर्बल नाजुक हाथ से उन्होंने वायसरॉय के शानदार निवास स्थान और महान मुगल गार्डन्स की तरफ इशारा किया। स्वतंत्र भारत के वायसरॉय को यह सब नहीं मिलेगा। यह सारा रौब दाब चला जाएगा। ये शब्द उस वायसरॉय से कहे जा रहे थे जिसे अपने दमदार निवास स्थान के एक एक इंच से प्यार था। नौकर हों, रसोइये हों, गलीचे बिछे हों, मंद मंद संगीत चल रहा हो, मुगल गार्डन से कोयल की कूक सुनाई देती हो, पानी मांगो तो दूध और दूध मांगो तो शराब हाजिर होती हो, कतार लगाकर अंगरक्षक खड़े हों, नन्हे नन्हे नाजुक कुत्ते मुर्ग मुसल्लम खा रहे हों, सैर के लिए सोने से मढ़ी बग्घियाँ तैयार खड़ी हों, यही तो जीवन है। लेकिन गांधी जी ने हमेशा कहा था कि भारतीय नेताओं का जीवन किसी और ढंग का होगा। गरीब देश है, नेता मौज मजे नहीं कर सकते। ऐसे देश के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भी सादगी का उदाहरण सामने रखना होगा। इस जबरदस्त हवेली से बाहर आइए, गांधी जी कह रहे थे। मामूली मकान में रहिए जहाँ कोई नौकर चाकर न हो। क्यों न इस जबरदस्त हवेली को अस्पताल में बदल दिया जाए। माउंटबेटन सन्न रह गए। उनके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान खिल गई। शैतान बुढ़ऊ, उन्होंने सोचा, इसका बस चले तो मेरा संडास भी मुझसे ही साफ करवाए। महामना सम्राट, एटली, चर्चिल, नेहरू, जिन्ना, ये सब उन्हें जिस गरिमामय पद पर बिठाने को उत्सुक थे, उसी गरिमा को इस मस्खरे शैतान ने किस प्रकार परिभाषित किया। जो माउंटबेटन गले तक ग्लैमर में डूबे रहने के आदी थे, उन्हीं को भारत का प्रथम समाजवादी नेता बनाने के लिए यह हड्डियों का ढांचा प्रस्ताव रख रहा है कि टूटे फूटे मकान में रहो और सुबह उठकर रोज अपने हाथ से झाड़ू लगाओ। वाह! सर सिरिल रेडक्लिफ ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरने के कुछ ही घंटों के भीतर वायसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबेटन से मुलाकात की। माउंटबेटन ने स्पष्ट किया कि सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक प्रांत में 4-4 न्यायाधीशों की टुकड़ी रेडक्लिफ की सहायता के लिए प्रस्तुत रहेगी, जो सिफारिश करेगी कि विभाजन रेखा को कहां कहां से चलना चाहिए, जबकि व्यावहारिक रूप से सारे निर्णय रेडक्लिफ को अकेले ही लेने होंगे, क्योंकि न्यायाधीशों की आधी टुकड़ी हिंदुओं द्वारा और आधी मुसलमानों द्वारा नियुक्त होने के कारण इस बात की अधिकतम संभावना है कि न्यायाधीश आपस में ही चोंचें लड़ाते रह जाएंगे और रेडक्लिफ के सामने कोई ठोस सुझाव नहीं रख सकेंगे। विभाजन रेखा खींचते समय पहला ध्यान तो इसी का रखना होगा कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों में से आबादी का प्रतिशत किनका अधिक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य तत्वों को ध्यान में न रखा जाए। इन अन्य तत्वों को किस प्रकार परिभाषित किया जाए, यह रेडक्लिफ को बताने के लिए कोई माई का लाल सामने न आया। अन्य तत्वों की परिभाषा करने का नन्हा सा प्रयास भी नेहरू और जिन्ना को उनकी
उसी सुप्रसिद्ध बहसबाजी की खाई में गिरा देता जिसका कोई और छोर कभी सामने नहीं आया। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने रेडक्लिफ को पूरा अधिकार दे रखा था कि विभाजन रेखा निश्चित करते समय उस मुद्दे को कतई ध्यान में रखना आवश्यक नहीं जिसे कि ऐसे अवसर पर हर राष्ट्र अवश्य ध्यान में रखता है। सरहद पर सुरक्षा के प्रबंध की संभावनाएं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे की अपेक्षा की छूट इस आधार पर दी जा रही थी कि जैसा मानकर चला जा रहा था, विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी आपसी संघर्ष तो होने वाला था ही नहीं। कितना भ्रामक अनुमान! ये सब बातें रेडक्लिफ के लिए पर्याप्त आघातजनक थीं, लेकिन सबसे बड़ा आघात अभी सामने कहाँ आया था। दिल्ली आते समय रेडक्लिफ को भली भांति अनुमान था कि उसे सौंपा गया काम आसान सिद्ध नहीं होने जा रहा, लेकिन उसने इतनी आशा तो रखी ही थी कि काम पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा। अब सर्वाधिक आघातजनक जो शर्त सामने आई वह यही थी कि तसल्ली से काम करने के लिए समय नहीं है। माउंटबेटन ने स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त तक विभाजन रेखा अवश्य तय हो जानी चाहिए और इसमें अब गिनती के ही हफ्तों की कसर रह गई थी। रेडक्लिफ ने वायसरॉय को सावधान किया कि इतनी हड़बड़ी मचाने पर गंभीर भूलें होने का पूरा खतरा रहेगा। वायसरॉय का उत्तर था कि दोनों देशों को 15 अगस्त तक विभाजन रेखा की इतनी सख्त आवश्यकता है कि वह रेखा जहाँ से भी गुजरेगी दोनों स्वीकार कर लेंगे। मगर रेडक्लिफ एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। वायसरॉय के आश्वासन के बावजूद उसने नेहरू और जिन्ना दोनों से मुलाकात की और पूछा कि क्या सचमुच 15 अगस्त तक विभाजन रेखा तय हो जानी चाहिए, चाहे उसमें कितने ही दोष हों। दोनों नेताओं ने कहा, दोष हम निभा लेंगे किंतु विलंब नहीं। तब तो रेडक्लिफ ने सोचा, मुझे ऑपरेशन करने के डॉक्टरी औजारों की नहीं बल्कि बूचड़ खाने की कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। जिन क्षेत्रों में से विभाजन रेखा गुजरेगी उनमें से अधिकांश को मैं आमने सामने कभी देखूंगा भी नहीं। पंजाब, जुलाई 1947। सिरिल रेडक्लिफ की कुल्हाड़ी जिस पंजाब पर चलने वाली थी उसकी सरहद और वायसरॉय की खिड़की के बीच मुश्किल से 12 मील का फासला था। पंजाब के दिल में बसा हुआ था वह शहर जो दिल्ली से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय, मुंबई से ज़्यादा अभिजात्य और कलकत्ता से ज़्यादा पुराना था, जिसे मुग़ल शासकों ने बेहद प्यार किया, जहाँ मुग़लों के अनेक महत्वपूर्ण स्मारक और मकबरे थे, जहाँ पुस्तकों की दुकानों से ज़्यादा शराब घर थे, जहाँ मंदिरों और मस्जिदों से ज़्यादा भीड़ कैबरे देखने वालों की लगा करती थी, जहाँ की वेश्याओं का मोहल्ला भारत में सर्वश्रेष्ठ गिना जाता था, जिसे 1001 रातों की राजधानी और पूरब का वेनिस कहलाने का गौरव प्राप्त था। लाहौर। अंग्रेज़ों के सर्वश्रेष्ठ क्लब और कॉलेज इसी शहर में थे। धार्मिक उदारता के आदर्शतम उदाहरण के रूप में लाहौर को ही सामने रखा जाता, जहाँ 5 लाख हिंदुओं, 6 लाख मुसलमानों और 1 लाख सिखों को याद ही नहीं था कि किसका धर्म क्या है। लेकिन धार्मिक उदारता का वह सुंदर सपना बहुत अचानक टूटा। जनवरी 1947 से पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग द्वारा गुप्त रैलियां आयोजित होती रही थीं। हिंदुओं की मक्कारी और निर्दयता के शिकार लोगों की खोपड़ियाँ और तस्वीरें उन रैलियों में प्रदर्शित होती। यदाकदा जिंदा और घायल मनुष्यों को भी एक रैली से दूसरी रैली में घुमाया जाता।
तो सबके सामने अपने घाव दिखाते और बयान करते कि वे घाव उन्हें किस प्रकार मक्कार और निर्दय हिंदुओं के कारण लगे। ये रैलियां जो कभी गुप्त होती और कभी सार्वजनिक उस क्षेत्र की धार्मिक उदारता का भक्षण करती जा रही थीं। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की जिस मिलीजुली राज्य सरकार ने 10 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन चलाया था, उसे एकाएक जो इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे धार्मिक उदारता में पड़ चुकी दरारें ही थीं। शासन संभालने के लिए आखिर स्वयं गवर्नर को सामने आना पड़ा था। हिंसा की पहली लहर मार्च में आई, जब एक सिख नेता ने मुस्लिम लीग के झंडे को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ नीचे गिरा दिया। लगभग 3000 लोग, जिनमें अधिकांश सिख थे, उन दंगों में मारे गए, जो नगर नगर, देहात देहात में फूट पड़े, क्योंकि लीग के अपमान का बदला लेने के लिए मुसलमानों ने हथियार उठाकर घर से निकलने में कोई देरी नहीं की। इन दंगों से जो घृणा की किरणें फूटीं, उनसे प्रभावित हुए बिना लाहौर भी नहीं रह सकता। सर सिरिल रेडक्लिफ ने जब वहाँ प्रवेश किया तो इंग्लैंड में उसने लाहौर की रंगीनियों के बारे में जो कुछ सुन रखा था, उसका शतांश भी वहाँ शेष नहीं था। रंगीनियों की अपेक्षा शहर में केवल तेज धूप थी, धूल के बगुले थे, दंगे थे और थीं आग की लपटें। लगभग 1 लाख व्यक्ति शहर छोड़कर भाग गए थे। रात को खुले आकाश के नीचे सोने की पीढ़ियों पुरानी परंपरा गायब हो चुकी थी। हर वक्त हर दरवाज़ा बंद नजर आता। बेहद ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकलते। गया हुआ बंदा लौटकर आएगा भी या नहीं, कभी भरोसा न होता। जैसा कि एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने लिखा है, लाहौर में मौत बिजली की तरह आया करती, यों आई यों गई, इससे पहले कि कोई चिल्ला सके बचाओ, लाश गिर चुकी होती। हर दरवाज़ा बंद, हर गली सूनी, पता ही न चलता कातिल कौन था और कहाँ चला गया। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से बढ़कर हिंसा कर रहे थे। सर सिरिल रेडक्लिफ को लाहौरियों ने इतना विवादास्पद माना कि पंजाब के गवर्नर ने उसे अपने यहाँ ठहराने से इनकार कर दिया। उसे एक होटल में शरण लेनी पड़ी। उसने पंजाब की धरती के बारे में योग्य सूचनाएं प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माउंटबेटन ने सच कहा था। रेडक्लिफ की सहायता के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी परस्पर विरोधी रिपोर्टें दीं कि किसी रिपोर्ट का कोई अर्थ न रहा। रेडक्लिफ जहाँ भी जाता, हिंदू और मुसलमान उसे घेर लेते और प्रभावित करने की कोशिशें करते। रेडक्लिफ की कलम का एक झटका उन्हें जमा या उखाड़ सकता था। उस अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिए वे किसी भी सीमा तक कुछ भी करने को तैयार थे। फालतू की बहसें सुन सुनकर रेडक्लिफ का दिमाग पक जाता। लोगों से दूर रहने का अवसर उसे केवल रात को मिलता, जब वह पंजाब क्लब में जा घुसता। लाहौर का ऐसा अंतिम क्लब वही था जो केवल गोरों के लिए खुलता था। पंजाब क्लब के लॉन में बैठकर अपने ICS सहायकों की मदद से जैसा बन पड़ता, वैसा फैसला रेडक्लिफ करता रहता। रात की काली चादर में जगह जगह डरावनी रोशनी के झंडे तन जाते। सुलगते बाजार और मोहल्ले, पुलिस के सायरन, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल के खूंखार नारे, उग्र हिंदूवादी संस्था RSS के ड्रमों की
रोम सिहरा देने वाली आवाज़ें। मार्च 1947 में मुसलमानों ने पंजाब के सिखों का जो संहार किया, उसकी प्रतिक्रिया में सिखों को भी तुरंत हथियार लेकर निकल पड़ना चाहिए था। जब ऐसा न हुआ तो सुरक्षा अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के लिए यह घोर आश्चर्य की बात थी। उन्होंने यही समझा कि सिखों जैसी वीर और लड़ाका कौम ने भी अपनी गर्मजोशी खो दी है। दौलत ने उन्हें आराम पसंद बना दिया है। लेकिन सिखों के मानस का यह मूल्यांकन पूर्णतया गलत था। जून के प्रारंभिक दिनों में जब वायसरॉय और भारत के नेता मिलकर देश के विभाजन की भूमिका तैयार कर रहे थे, लाहौर के एक होटल में सिख नेताओं की गुप्त बैठक हुई। ये नेता तय करना चाहते थे कि यदि सचमुच विभाजन हो गया तो सिखों की मोर्चाबंदी क्या हो। उस बैठक में सबसे तेज आवाज़ नेता की थी, जिसने मुस्लिम लीग के झंडे का अपमान करके मार्च में हुए सिखों के संहार का कारण पेश किया था। तारा सिंह। तारा सिंह नामक उस सिख को अनुयायियों द्वारा मास्टर कहा जाता, क्योंकि वह तृतीय श्रेणी का एक स्कूल मास्टर ही था। उसने जो दंगा मार्च महीने में उकसाया था, उसमें उसी के परिवार के अनेक सदस्य मारे गए थे। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, बदला। मेरे सिख भाइयों, अपनी एक सभा में उसने चिल्लाकर कहा, जैसे जापानियों और नाजियों ने आत्म बलिदान दिया, वैसे ही हमें भी आत्म बलिदान के लिए तैयार हो जाना है। वह दिन दूर नहीं जब हमारी धरती पर आक्रमण होगा और हमारी औरतों की इज्जत दांव पर लग जाएगी। उठो, इन मुगल आक्रमणकारियों को एक बार फिर तबाह कर दो। हमारी जन्मभूमि खून मांग रही है। धरती माता की प्यास हम ज़रूर बुझाएंगे, अपने खून से और दुश्मनों के खून से। जो दंगे जल्द ही पंजाब को हचमचा देने वाले थे, उनकी आगाही इन शब्दों में छिपी हुई थी। भारत के 60 लाख सिखों में से 5 लाख उन दिनों अकेले पंजाब में बसे हुए थे। भले ही वे पंजाब की कुल आबादी के मात्र 13% ही थे, किंतु 40% भूमि उन्हीं के कब्जे में थी। पंजाब की अनोखी फसलों का 2/3 हिस्सा सिखों के ही हाथों पैदा होता था। हथियारों के प्रति उनके आकर्षण का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय सशस्त्र फौज के 1/3 सदस्य सिख थे और दोनों विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जो पदक जीते, उनमें से आधे सिखों के ही कारण। पंजाब में सिखों का दिल के साथ साथ दिमाग भी था। लाहौर में उनकी सांस्कृतिक धड़कन होती थी। लाहौर से केवल 35 मील पूरब में सिखों का एक और महान शहर था। उनकी धार्मिक गतिविधियां और आस्थाओं का साक्षात प्रतीक अमृतसर। उनके गुरु ग्रंथ साहब की मूल पांडुलिपि जिस स्वर्ण मंदिर में रखी है, उसने अमृतसर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। उस गुरुद्वारे की पवित्रता इतनी अधिक है कि वहाँ बुहारने का काम भी मयूर पंखों से होता है। गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ चांदी में लिपटे हुए हैं। उन पर हमेशा ताज़ा फूल न्योछावर रहते हैं। पंजाब की विडंबना यह थी कि सिख और मुसलमान प्रजा अंग्रेज़ों के तहत तो शांति से रह सकती थी, किंतु एक दूसरों के तहत नहीं। उधर नई दिल्ली में वायसरॉय और उनके स्टाफ के सामने रोज़ अनेकानेक समस्याएं आ रही थीं। आज़ादी के कारण अनेक अंग्रेज कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर होना पड़ रहा था। उनकी पेंशन की जिम्मेदारी कौन उठाए और कितनी उठाए? भारत और पाकिस्तान के निवेदन पर कई अंग्रेज नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी
इस भूखंड पर आज़ादी के बाद भी रुकना चाहते थे। उन सैकड़ों गोरों का वेतन क्या हो, उनके ठहरने की शर्तें क्या हों, सवालों का अटूट सिलसिला जारी था। भारतीय ज्योतिषियों के आग्रह के सामने भी वायसरॉय को झुकना पड़ा। किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा। इस चेतावनी को बार बार दोहरा रहे ज्योतिषियों ने आखिर जो एक बीच का रास्ता सुझा दिया था, उनके अनुसार 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। लिहाजा 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत और पाकिस्तान नामक राष्ट्रों को आज़ाद किया जाए तो यह सभी दृष्टियों से बेहतर साबित होगा। वायसरॉय ने छुटकारे की सांस के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वायसरॉय ने मंद मुस्कान के साथ यह भी नोट किया था कि ज्योतिष विद्या पर उन्हें सही सलाह देने के लिए स्टाफ में उचित प्रबंध नहीं है। उन्होंने अपने सुयोग्य नौजवान प्रेस सलाहकार एलन कैम्पबेल जॉनसन को अन्य जिम्मेदारियों के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि महत्व के मुद्दों पर हमेशा ज्योतिषियों से मशविरा कर लिया जाए। आज़ादी ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्रछाया में पले सभी नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा जी की बातें अवैज्ञानिक और देहाती हैं। वे भारत को भविष्योन्मुखी बनाने की अपेक्षा भूतकाल पर सम्मोहित स्थिति में डाल रही हैं। वे नेतागण चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह न मानकर उसे गांधी जी का खिलौना कहने लगे थे। गांधी जी के ऐतराज़ की उपेक्षा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे के मध्य से चरखे को हटा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिंहों में बीच फंसे धर्मचक्र को राष्ट्रीय झंडे के बीच जगह दी थी, ताकि अशोक जिस शक्ति और आधिपत्य का स्वामी था, उसकी संकेत किरणें राष्ट्रीय झंडे से फूट सकें। गांधी शक्ति और आधिपत्य के प्रचारक नहीं थे। उनके अनुसार ये दोनों तत्व मनुष्य को हिंसा और पतन की ओर ले जाते हैं। वह तो आत्म जागरण और त्याग के प्रचारक थे। उन्होंने साफ कहा था कि राष्ट्रीय झंडा देखने में चाहे कितना ही कलात्मक क्यों न लगता हो, उसमें हिंसा का जो संदेश छिपा है, उसके आगे मैं नतमस्तक कैसे होऊंगा। उन्हीं के द्वारा पोषित नेताओं और उनके बीच मतभेदों की अभी तो वह शुरुआत ही थी। सिख और हिंदू शरणार्थियों का पहला जत्था पश्चिम पंजाब से भारत आ गया था। गांधी जी ने आग्रह किया कि वह उन शरणार्थियों से आमने सामने मिलना चाहेंगे और उस समय भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साथ चलना चाहिए। प्रत्यक्ष आमने सामने का वह अनुभव विकट ही कहा जाएगा। लगभग 100 गांव और शहरों से 32,000 लोग विभत्स अत्याचार और अपमान सहकर जान हथेली पर रखे हुए भारत आए थे और उन्हें दिल्ली से 120 मील के फासले पर धूप और धूल के बीच भारत के प्रथम शरणार्थी शिविर में बसाया गया था। क्रोध से चीखते या दुख से रिरियाते हुए वे लपक पड़े। गांधी और नेहरू की कार को मनुष्यों के सागर ने चारों तरफ से घेर लिया। घृणा और गुस्से से उनके चेहरे विकृत हुए जा रहे थे। उनकी दर्द भरी आंखें सांत्वना मांग रही थीं। वे दांत किटकिटा रहे थे। उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। उनके बदन घावों और खरोंचों से सने हुए थे, जिन पर भिन भिनाती मक्खियों के बादल मंडरा रहे थे। जब वे उस कार की ओर दौड़े
तो उनके पैरों ने धूल का झंडा उठा दिया। उनके गले सूख चुके थे और नथुने फूल रहे थे। उनके बाल इतने रूखे और धूल सने थे जैसे वे हफ्तों से नहाए न हों। जिस तरह उनके पैरों ने धूल का झंडा उठाया था, उसी तरह उनके शरीरों ने गंध का झंडा उठा दिया। निस्संदेह वे दुखियारे लोग थे। सारा दिन गांधी जी ने उनके कंधे से कंधा भिड़ाकर काम किया। गांधी जी सबसे पहले उनके शिविर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहते थे। उन्होंने उन्हें सिखाया कि संडास किस प्रकार खोदे जाएं, अन्य स्वच्छताएं किस प्रकार बरती जाएं। गांधी जी ने वहां एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। जितने भी अधिकतम मरीजों की सेवा वह कर सकते थे, उन्होंने की। झुकती दोपहरी को दोनों नेता दिल्ली की ओर वापस चले। दुख दर्द के उस सागर से साक्षात्कार करके गांधी जी की उदासी की सीमा नहीं थी। उनका 77 वर्षीय शरीर थक कर चूर हो गया था। गांधी जी कार की पिछली सीट पर लेट गए। उनकी आंखें मुदने लगीं। उभरी नसों वाले उनके पैर उस शिष्य की गोद में थे जिसने केवल 2 मास पहले उनकी ओर से मुंह फेर लिया था। उस शिष्य का चेहरा इतना संवेदनशील था कि उसके भाव क्षण क्षण बदलते रहते थे, किंतु उस समय जवाहरलाल नेहरू का चेहरा एकदम भावहीन होने लगा था, बिल्कुल पथरीला। उनकी शून्य आंखें सामने स्थिर थीं। बड़ी देर तक नेहरू जी खामोश बैठे रहे। कार आगे बढ़ती जा रही थी। जो करुण दृश्य वे अभी अभी देख कर आए थे, उस आधार पर आगामी दिनों की जो कल्पना नेहरू जी के दिमाग में उभर रही थी, कैसे थे वे दिन? क्या वे दिन भारत के भविष्य के भारत की झांकी प्रकट नहीं कर रहे थे? वह भारत जिस पर नेहरू जी को शासन करना था। फिर सहसा धीरे धीरे पूरी कोमलता से उन्होंने उस सोए महात्मा के पैरों को दबाना शुरू किया, जिस पर जवाहरलाल ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन न्यौछावर कर दिए थे। महात्मा जी को उतना अधिक पीड़ित क्या इसलिए नहीं होना पड़ा कि जवाहरलाल ने उनका विरोध कर देश के बंटवारे का पक्ष लिया। जवाहरलाल ने उनके पैरों को ऐसे सौहार्द से दबाना शुरू किया कि मानो महात्मा का दुख दर्द दूर करने का अब यही एक उपाय रह गया हो। तो आज के लिए मैं इस भाग को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। अगला भाग शीघ्र ही मैं लेकर आऊँगा। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही पता चल जाया करे। और साथ ही मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि एक और सीरीज़ भी मैं जल्दी ही शुरू करूँगा। इसको फ्रीडम एट मिडनाइट को ख़त्म करने के जस्ट बाद में, वो होगा हिंद स्वराज। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।